ओके, ठीक है भाई। तो हमने इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने देख लिया कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसमें हमने पढ़ा स्ट्रेस, पढ़ा स्ट्रेन, पढ़ा और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज पढ़ा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने वाले हैं जो पहले हमारे मिस हो गए थे। मतलब पहले वाली क्लास में हमने कंप्लीट कर देना चाहिए था, बिकॉज इट वाज नॉट दैट वेरी डिफरेंट टॉपिक, लेकिन क्योंकि टाइम ही नहीं था तो इसलिए नहीं हो पाया। तो हम अब करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए आएगा, दैट नंबर वन पॉइंट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, अब देखो, हुक्स लॉ इज अ वेरी सिंपल लॉ। और हुक्स लॉ के के बेसिस पर जो एप्लीकेशन होता है, वो एप्लीकेशन पे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड करते हैं। वो मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, तो इसलिए आपके लिए हुक्स लॉ और इजी हो गया। तो देखो, हुक्स लॉ बेसिकली क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड the stress produced in a body is directly proportional to strain, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, जो स्ट्रेन होता है वो हम कहते हैं कि भाई हमारी तरफ से एक तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कि उसमें हमने इतनी चेंजेस कर दी, तो अब उसके अंदर कितने स्ट्रेसेस डेवलप हुए वो हमारे लिए डिपेंडेंट वेरिएबल है। स्ट्रेस, स्ट्रेस इज रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो तो बाद में डेवलप होगी, पहले चेंजेस इन द शेप होंगी। तो शेप में चेंजेस हुई, उसके बाद उसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हुए। तो इट इज करेक्ट टू से दैट स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो मेरे पास यहाँ पर पड़ गया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और इसी का मैंने एक कांस्टेंट यहाँ पर क्रिएट कर दिया, जिसे आप कांस्टेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कह सकते हो। तो यहाँ से मेरे पास ई निकलता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन बाय दिस, एंड दिस ई इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो, अब अगर लीनियर है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम यंग्स मॉडुलस कह देंगे। वॉल्यूम है बल्क मॉडुलस, शियर है तो रिजिडिटी। तो ये तीन तरह का होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो दिस इज हाउ वी गेट टू नो दैट व्हाट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किससे बना? हुक्स लॉ से बना, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बनता है हमारे हुक्स लॉ की मदद से, ठीक। चलो जी, तो ये चीज़ हो गई। लेट अस मूव टू पॉइंट नंबर टू, वेरी सिंपल, हुक्स लॉ। इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें से क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट श्योर शॉट होता है, आता ही आता है। 1 मार्क 2 मार्क के भी आते हैं, और बड़े नंबर वाले हैं वो भी आएंगे। ये सारे का सारा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देर इज़ अ ग्राफ हियर। तो अब मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो, तो दिस इज स्ट्रेस एंड दिस इज स्ट्रेन, ओके, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और इनका एक एक बार मैं पहले बना लूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को समझाते हैं।
लाइक दिस। तो ये इसका एक जनरल ग्राफ है, ठीक है। तो लेट अस नेम इट, ये हो गया ओ। यहाँ पर जो पॉइंट आता है वी विल कॉल इट पी, दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज ए या ई, ई। और उसके बाद ये वाला पॉइंट जो है इसको कहेंगे ए, दिस टॉप पॉइंट विल बी बी एंड दिस लास्ट पॉइंट विल बी सी। तो ये है आपके पास पूरे का पूरा ग्राफ। तो ये ग्राफ किस चीज़ का बना बेटा? जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास एक ये यू करके एक पीस है, ठीक है, और इस पीस को ऊपर से रिजिड सपोर्ट है और इसको हमने फोर्स लगा दिया है नीचे की तरफ। तो अब जो ये एफ है ये अप्लाइड फोर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसके अंदर स्ट्रेसेस पैदा होंगे। तो स्ट्रेस और एक्सटर्नल फोर्स एक्चुअली में सेम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हमारा स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ये ग्राफ बनता जा रहा है। तो जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज हो जा रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है, या जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास स्ट्रेन इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। हमने इसको नीचे खींचा तो इस तरह का ग्राफ हमारे पास बनता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। तो अब ये इसका क्या मतलब है अब हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरा रीजन जो चला जाता है वो है ओपी। सो ओपी इज माय फर्स्ट रीजन जिस पे मुझे कंसंट्रेट करना है। तो इसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट, तो प्रोपोर्शनल लिमिट है तो इसका क्या मतलब है? ओपी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड हुक्स लॉ इज ओबेड बिफोर पी। तो पी का मतलब है प्रोपोर्शनल। तो जो मैंने अभी इसके ऊपर हम हुक्स लॉ करके आए हैं दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जो मेरे पास यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बना था जो कि बाद में हमने कहा था कि यंग्स मॉडुलस बनेगा और ये वो रिजिडिटी बनेगा। तो जो हमने पहले पिछली क्लास में फार्मूले किए थे वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ अप टू पी वैलिड हैं, पी के बाद वो वैलिड नहीं है, ठीक है। जो मेरे पास आ जाता है ओ ई, ओ ई होता है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब the deformation produced is elastic in nature but Hooke's law is not valid, ठीक है। कोई भी नहीं, इसको आप लिख सकते हो P और E, दैट विल बी बेटर। तो जो P वाला रीजन है वो इलास्टिक लिमिट है बेसिकली। E इज इलास्टिक लिमिट। आप ऐसा करो P को भी हटाई दो, E इज द इलास्टिक लिमिट। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम जाएं तो P पॉइंट पर मेरे पास इलास्टिक लिमिट आएगा, P पॉइंट पर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट आएगा, E पॉइंट पे इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि जितना भी डिफॉर्मेशन हो जाए वो सारे का सारा रिवर्स हो जाएगा। मतलब आप इतनी दूर तक आए थे, आपने अपनी बॉडी को टेढ़ा तो किया, बॉडी की शेप चेंज तो हुई, लेकिन अगर अभी भी आपने छोड़ दिया, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, तो द सेम पोजिशन विल बी रीगेंड। बॉडी अपनी वापस ओ पोजिशन पर चली जाएगी, सेम पोजिशन विल बी रीगेंड। if the deforming force is relieved या फिर is removed before E, the body will attain
रीगेन द प्रीवियस शेप। तो अभी भी आपकी जो बॉडी है अभी वो खराब नहीं हुई, वो बॉडी वापस उसी शेप के अंदर चली जाएगी, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ में मैं हाथ रख दिया, मैंने यहाँ पर इसको हिट कर रहा हूँ टेबल को, तो स्ट्रेसेस तो मैं अप्लाई कर ही रहा हूँ, लेकिन कोई भी चेंजेस नहीं हो रही। तो वो कोई भी चेंजेस क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो भी कोई इसमें स्ट्रेन आ रहा है वो ई पॉइंट से कम आ रहा है, वो ये वाले स्ट्रेन से कंपैरेटिवली ये वाले स्ट्रेन से कम है। अब अगर इससे आगे चले जाते हैं तो क्या होगा? तो अब मैं चलता हूं ई ए में, ई ए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डक्टाइल रेंज। डक्टाइल रेंज, डक्टाइल रेंज का मतलब क्या है कि अब अगर इसके बाद अगर हम इसको बॉडी को ब्रेक करने की कोशिश करें, उसको और हिट करें या और फोर्सेस लगाएं उसके ऊपर, तो आप सोच के देखो क्या होगा। स्ट्रेस तो हमें बहुत ही ज़्यादा कम लगाना पड़ रहा है, ई टू ए जो है स्ट्रेस ऑलमोस्ट इक्वल है। तो थोड़ा सा भी स्ट्रेस अगर इंक्रीज होता है तो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा लेकर आया जा सकता है। मतलब आप धीरे धीरे ऐसे हिट करते हो, धीरे धीरे उसको हिट कर रहे हो, तो भी वो पूरी की पूरी शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है कि भी लोहे को मारते रहो कूटते रहो तो उसको यू कैन बीट इट इनटू शीट्स और यू कैन क्रिएट वायर्स आउट ऑफ इट, तो वो सब चीज़ें जो क्रिएशन है वो ई और ए के कारण होती है। बड़े मटेरियल होते हैं जिनमें ये जो रीजन है ना वो इतना लंबा नहीं होता, बहुत ही छोटा होता है। तो उसका क्या मतलब है कि भाई बहुत ही थोड़े पीरियड के लिए आपकी ये प्रॉपर्टी उसको मिलेगी, लेकिन ज़्यादा ठोक दिया तो टूट जाएगा। अब जैसे हमारे क्रॉकरी होती है किचन वाली, बॉन चाइना की क्रॉकरी, अब वो क्रॉकरी अगर नीचे गिर गई तो वो टूट जाएगी। तो नीचे गिरते ही उसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रेसेस पैदा हो जाएंगे कि जो इस वाले कर्व को क्रिएट कर देंगे। और ये जो है वो इतना ज़्यादा छोटा है कि ये कब आया और गया आपको पता भी नहीं चलेगा। ई एंड ए दे आर एक्चुअली ओवरलैपिंग ईच अदर इन सम मटेरियल्स। तो जब वो ओवरलैप कर जाता है तो सिंपल बात है, ये वाली रेंज कवर होते ही डायरेक्ट वो बी और सी की तरफ चला जाता है, जहां पर जाकर फ्रैक्चर हो जाता है। सी पॉइंट को तो आप एफ लिख सकते हो, एफ का मतलब है फ्रैक्चर, ठीक है, तो वहां पर जाकर वो ब्रेक हो जाता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। सो मेटल्स के केस में ये जो है वो एक बहुत लंबा रीजन है कि जितना मर्जी स्ट्रेन पैदा करते रहो, उसको खींच लो, टाइट कर दो, मोटा कर दो, पतला कर दो, कुछ मर्जी करते रहो अगेन एंड अगेन, लेकिन वो ब्रेक नहीं होगा। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो ये डक्टाइल रेंज है आपकी, ठीक है जी। बस इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब जो मेरे पास इसके बाद बी पॉइंट आ जाता है, दिस बी पॉइंट इज नोन एज ब्रेकिंग स्ट्रेस। और यील्ड स्ट्रेस। तो यील्ड स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो कि मैक्सिमम स्ट्रेस है। आपकी ये जो बॉडी है वो कितना स्ट्रेस ले रही है, बी स्ट्रेस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है जो कि एक बॉडी को दिया जा सकता है। अगर आपने उतना दे दिया तो उसके बाद वो बॉडी ब्रेक होनी ही होनी है, गारंटी है इस बात की, यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, वो आपके हाथ से गेम चली गई, उसने ब्रेक होना ही होना है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये सिग्मा मैक्स है। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड यील्डिंग पॉइंट। यील्डिंग पॉइंट का मतलब कि जहां पर जाकर उसने यील्ड कर दिया, यील्ड मतलब छोड़ दिया कि यार बस भाई हो गया, बहुत हार मान ली, यील्ड, इट गेव अवे। तो यहां पर उसको हमने बोला यील्डिंग पॉइंट। लेकिन जो ये सी पॉइंट है दैट इज फ्रैक्चर पॉइंट। सो इंस्टेड ऑफ सी लेट अस कॉल इट एफ, फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। तो एफ पॉइंट है जो ये है आपका फ्रैक्चर पॉइंट। तो फ्रैक्चर पॉइंट का मतलब है कि ये जो आपके पास कर्व बना, अब मान लो आप बी तक पहुंच गए, अब बी तक पहुंचने के बाद, अगर बी तक पहुंचने के बाद हमारा स्ट्रेन आ रहा है, आप ये देखो कि स्ट्रेस को रिड्यूस कर रहे हो, आप नीचे जा रहे हैं ना, तो स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा है। स्ट्रेस के रिड्यूस करने पर भी
वो रुकेगा नहीं, वो बैक नहीं जा रहा, वो कह रहा है कि नहीं अब स्ट्रेन को इंक्रीज कर दो। स्ट्रेन इंक्रीज हुई जा रहा है और स्ट्रेस कम हुई जा रहा है, मतलब स्ट्रेस के कम होने के बावजूद भी वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा और उसकी लेंथ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जबकि अब तो हम ताकत भी नहीं लगा रहे, कम कर दी ताकत फिर भी, और एक पॉइंट आएगा जहां पर जाकर वो टूट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फ्रैक्चर पॉइंट। तो फ्रैक्चर पॉइंट जो बीएफ रीजन है आपका, इस रीजन में द पॉइंट टू बी नोटेड इज द स्ट्रेस इज रिड्यूसिंग but the strain is still increasing। तो जो स्ट्रेन है उसका वो अभी भी बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसने ना हार मान ली, उसने बोला कि बस यार ठीक है अब आई कांट टेक इट मोर, और बंदा छोड़ गया। तो ये आ गया आपका बी एफ रीजन भाई, ठीक है ना, जो कि ब्रेकिंग वाला रीजन है, फ्रैक्चर का रीजन है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बेटा, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आपने ध्यान से करना है, ठीक है ना। इसको मैं एक अलग ही हेडिंग देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करें, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको इस बात को समझना है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका हुक्स लॉ एंड रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब चलते हैं हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। हाँ भैया, एनी डाउट्स? इजी है इसमें, ये चैप्टर बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो अब हम देखते हैं कि बाकी की चीज़ें क्या होंगी। वैसे तो आपको ज़्यादातर चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ, इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है। पहला पॉइंट तो चलो जो हमें वर्थ नोटिंग डाउन है वो ये है कि अगर मैं सॉलिड, गैस और लिक्विड को कंपेयर करूं, तो ऑब्वियसली जो लिक्विड है और जो गैसेस हैं उनमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और shear स्ट्रेस का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हमने यहाँ पर लिख दिया लॉन्गिट्यूडनल या यंग्स मॉडुलस does not exist for liquids or gases, Young's modulus and modulus of rigidity। तो जो ये है इनका क्या सिस्टम है, दे डू नॉट एग्जिस्ट फॉर अरे भैया ठीक है, दे डू नॉट एग्जिस्ट फॉर लिक्विड्स और गैसेस। तो लिक्विड और गैसेस में देखो सिंपल बात है, लेंथ इंक्रीज हो, ये तो कोई मतलब ही नहीं ना बना कि लिक्विड था जी उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? और अगर मैं आपसे पूछूं कि लिक्विड था उसकी शेप चेंज होगी, लिक्विड की शेप कौन सी होती है? लिक्विड की शेप ही नहीं होती कोई। लिक्विड को तो जिस बर्तन में डाल दिया जाए उसकी वो शेप है। तो एक्चुअली में लिक्विड और फ्लूइड डज नॉट हैव एनी शेप। तो अगर हम ये कहते हैं कि दे डू नॉट, कि उनका यंग्स मॉडुलस क्या है या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो तो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के लिए एग्जिस्ट करेगा, सॉरी सॉलिड्स के लिए ही, यस सॉलिड्स के लिए एग्जिस्ट करेगा यंग्स मॉडुलस भी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी। लेकिन जो बल्क मॉडुलस है वो तीनों के केसेस में एग्जिस्ट करता है। बल्क मॉडुलस एग्जिस्ट फॉर 3, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट, bulk modulus is defined for all solid
लिक्विड एंड गैस। ठीक है जी, बल्क मॉडुलस तीनों के लिए एग्जिस्ट करेगा क्योंकि वॉल्यूम तीनों का चेंज हो सकता है। ठीक है, ऐसे। अब थर्ड पॉइंट, अब अगर बल्क मॉडुलस तीनों में होता है तो किसका ज़्यादा और किसका कम? तो हम कहेंगे कि जी बल्क मॉडुलस फॉर सॉलिड इज ग्रेटर देन बल्क मॉडुलस फॉर लिक्विड एंड इट इज ग्रेटर देन बल्क मॉडुलस फॉर एयर या फिर फॉर गैसेस। तो बल्क मॉडुलस किसके लिए सबसे ज़्यादा होगा? सॉलिड के लिए। ठीक है ना, कहने का मतलब हो गया कि जो आपका सॉलिड है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको अगर आपको शेप चेंज करनी है तो सबसे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और बाकी सब चीज़ों के लिए आपको उतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। अगर आप एयर को छोटा करके कंप्रेस करके इतना छोटा करना चाहते हो इतनी बड़ी एयर को, तो इट इज़ ईजियर रादर देन कि इतना बड़ा मेटल हो और उसको आपने छोटा करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है बल्क मॉडुलस की। डन। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4। अब देखो, बल्क मॉडुलस फॉर गैसेस इज डिफाइंड इन टू वेज। ठीक है, दो तरीकों में इसको डिफाइन किया जाता है। पहला आइसोथर्मल, अब ये आइसोथर्मल क्या है और एडियाबैटिक क्या प्रोसेसेस होती हैं, ये हम करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स में। बस फिलहाल के लिए आपने सिर्फ इन चीज़ों को रिलेट करना है और यहाँ पर हमें बनाना है कि भी बल्क मॉडुलस फॉर आइसोथर्मल विल बी इक्वल टू P। P इज द प्रेशर, वेयर P इज द प्रेशर ऑन दी, बस P इज द प्रेशर जो उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, दैट इज इट। और सेकंड मेरे पास आ जाता है ये एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस। तो एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू गामा P, वेयर गामा इज एडियाबैटिक इंडेक्स। ये सब चीजें केटीजी और थर्मोडायनेमिक चैप्टर से रिलेटेड है, हम बाद में पढ़ेंगे कि ये गामा क्या होता है और पी क्या होता है। सो वी विल स्टडी इट लेटर। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है ना, तो इसको आपने याद कर लेना है और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 इज कंप्रेसिबिलिटी। कोई सी लिखता है, कोई के लिखता है, ठीक है, कोई बल्क मॉडुलस को के लिख रहा है, तो सब कुछ कंफ्यूजन है। तो जो जैसा लिखना है लिख सकते हो आप। तो कंप्रेसिबिलिटी को मैं सी लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो कंप्रेसिबिलिटी जो है सी, इसका क्या मतलब है कि भाई कंप्रेस कौन ज़्यादा अच्छा होता है। तो एयर अगर ज़्यादा अच्छे से कंप्रेस हो जाती है तो हम बोलते हैं कि एयर की कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि कंप्रेस कौन अच्छे से हो रहा है। तो बल्क मॉडुलस का मतलब है कौन सी चीज कंप्रेस नहीं हो रही, ये उल्टे हैं। तो हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस का ये रेसिप्रोकल होता है। तो यू कैन ऑलवेज से दैट C इज इक्वल टू 1/B, दैट्स इट। और बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है? माइनस ऑफ VdP, dV होता है तो ये उल्टा करना पड़ेगा, dV डिवाइडेड बाय VdP। तो ये हो गया आपका डेल्टा V में चेंजेस, कि आपके वॉल्यूम में कितनी चेंजेस होती हैं प्रेशर में अगर यूनिट चेंजेस की जाए तो विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर आपको देखा गया कि वॉल्यूम में किसकी ज़्यादा चेंजेस हैं। जिसकी ज़्यादा चेंजेस हैं कंप्रेसिबिलिटी उसका ज़्यादा। माइनस साइन क्यों आएगा? क्योंकि dP अगर पॉजिटिव है, मतलब अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो दैट इज वाई dP और dV में माइनस निशान की प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए हम माइनस पहले से लगा के रखते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास कंप्रेसिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। और कंप्रेसिबिलिटी भी ऑब्वियसली दो तरह की होती है। जब बल्क मॉडुलस दो तरह का होगा तो कंप्रेसिबिलिटी भी दो तरह की होगी, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। बस यहाँ तक इतना बहुत है। ठीक है,
इसके आगे देखते हैं ना। विद टेम्परेचर with rise in temperature, all, that is Young's modulus, bulk modulus or rigidity will decrease। ठीक है, ये सब डिक्रीज होंगे। ऑब्वियसली आप सोच के देखो कि अगर मेरे पास कोई सॉलिड है, ठीक है, और मैं उसको गर्म कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे गर्म होते 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 वो सॉफ्ट होने लगेगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने के बाद अगर मैं उसको चेंजेस करूँगा तो बड़ी जल्दी चेंजेस हो जाएंगी। जैसे कि हमारा ग्लास, जो ये शीशा नहीं होता, बड़ी जगह पर आपने देखा होगा या बड़े घरों में कहीं जगह पर देखा होगा, ऐसे गोल मुड़े हुए शीशे होते हैं। मतलब जैसे किसी का टेबल है ऐसे सीधा सीधा और यहाँ से ऐसे करके बेंड किया होता है शीशा, तो हम सोचते हैं कि शीशा कैसे बेंड हो गया, क्योंकि शीशा तो बेंड नहीं हो सकता। तो वो क्या होता है, जब शीशे को गर्म किया जाता है तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, ऐसे ऐसे मूवमेंट देने लगता है शीशा। तो उसके बाद क्या करते हैं, इसको गर्म करके प्रॉपर उसको शेप देके ऐसे रख के ठंडा कर देते हैं। जब वो ठंडा हो जाता है तो नॉर्मल शीशे की तरह हार्ड हो जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये शीशा ऐसे टेढ़ा कैसे हो गया। जैसे कि कुछ सेंट्रल टेबल्स में होता है शीशा ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके कर्व कर्व दिया होता है, तो शीशे के अंदर कर्व कैसे आ सकता है। सो दिस इज हाउ इट इज डन। तो यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस रिजिडिटी तीनों ही टेम्परेचर के साथ में डिक्रीज हो जाएंगे। मतलब उन तीनों में लेस स्ट्रेसेस के साथ ही स्ट्रेन काफ़ी सारा प्रोड्यूस होने लगेगा, बड़े आराम से उसमें चीज़ें चेंजेस होने लगेंगी। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका टेम्परेचर। नाउ लेट अस मूव नेक्स्ट। पॉइंट नंबर 7 इज सम रिलेशंस। रिलेशंस अमंग वाई, बी एंड ईटा। तो इसमें बड़े सारे रिलेशंस हैं, 3-4, तो ये आपने याद रखने हैं। नाउ व्हाट इज दिस सिग्मा। ये सिग्मा यहाँ पर एक दूसरी चीज होती है जिसे हम कहते हैं पॉइजन्स रेशो। ये मैं आगे बताने वाला हूँ कि ये सिग्मा है क्या। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। ठीक है, तो ये हैं आपके पास 4 रिलेशनशिप्स। ठीक है बेटा, इसमें से जितने याद हो सके अच्छी बात है, इनको कर लेना। अगर अपने टीचर से बात कर लेना कि सर इनको करूं कि नहीं, याद करूं कि नहीं करूं, मैम से पूछ लेना स्कूल में। ठीक है, अदरवाइज इस पे न्यूमेरिकल्स और ये सब तो बहुत ही कम आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा होता है कि इज दिस राइट, ऐसे डायरेक्ट फार्मूला लिखा होगा और बोला होगा कि इज दिस राइट और रॉन्ग, या आउट ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन विच इज करेक्ट रिलेशन, ऐसे। चलो, तो अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन यहाँ पर दूसरे वाला पॉइजन नहीं है, ये पॉइजन बंदे का नाम है। ठीक है, तो पॉइजन्स रेशियो क्या है आप अब यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना, कहाँ दी हुई है, दी नहीं हुई, चलो मेरे को अपनी तरफ से करवानी पड़ेगी, ये नहीं। चलो अब देखो, सिग्मा जो बेसिकली है पॉइजन रेशियो, इट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन divided by longitudinal strain। तो लेटरल स्ट्रेन, एक बार मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके सामने, ठीक है, और उसके बाद मैं समझाऊंगा। माइनस ऑफ ठीक है, अब देखो, अब ये तुम्हारे दिमाग में पहले भी आया होगा, ठीक है,
कि भाई अब जैसे मान लो मेरे पास ये एक ठीक है, ऊपर रिजिड सपोर्ट है। अब मैं अगर इसको नीचे फोर्स लगाकर नीचे खींच रहा हूं, तो इसकी जो नई शेप बननी चाहिए, क्या वो ये शेप नहीं बननी चाहिए? इसकी शेप क्या वो ये नहीं बननी चाहिए? अगर मैं इसको नीचे खींच रहा हूं तो इट विल गेट कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, तो इसका डायमीटर छोटा हो जाना चाहिए, वो यहां से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, और लेंथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो इसका कहीं ना कहीं इसका जो रेडियस या डायमीटर है वो पतला होना चाहिए, तो यहां पर चेंज इन डायमीटर भी आना चाहिए। तो चेंज इन डायमीटर को अगर मैं बात करूं तो उसको हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज डेल्टा डी बाई डी, चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर। और अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, तो इसका क्या मतलब हुआ? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो भाई जितनी लेंथ पहले थी हमने उसको खींच के लेंथ इंक्रीज कर दिया, लेकिन उसका डायमीटर भी साथ में ही चेंज हो गया। तो इनको रिलेट किया जाता है पॉइजन रेशो से। तुम्हारे दिमाग में ये चीज जा सकती है कि सर ये तो होगा ही, क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, आप सोच के देखो, और सिलेंडर की मैं लेंथ इंक्रीज कर रहा हूं तो ऑब्वियसली डायमीटर पतला होगा। लेकिन ये कंडीशन हर मटेरियल के ऊपर नहीं लगती। बड़े मटेरियल होते हैं जो कि इलोंगेट हो जाते हैं, वॉल्यूम चेंज हो जाता है उनका, लेकिन उनकी डेंसिटी चेंज हो जाती है, जिसके कारण उनका वॉल्यूम चेंज हो गया, ठीक है। तो आप हर बार ये नहीं कह सकते कि वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, क्योंकि जब उसकी डेंसिटी चेंज हो गई तो उसके बाद तो उसका जैसा मर्जी वॉल्यूम घसीट के ले जाओ आप, तो वो चीज़ नहीं जा सकती। तो इसलिए हम पॉइजन रेशो यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो पॉइजन रेशो होती है जो कि हर मटेरियल की अपनी अलग होती है। स्टील की पॉइजन रेशो अलग होगी, आयरन की अलग होगी, उनके अकॉर्डिंग ही इसमें चेंजेस हो जाएंगी। अगर मैं कंडीशन लगा दूं कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो फिर तो आप इसको बड़ी प्यार से आप खुद ही सॉल्व कर दो, आपको पता चल जाएगा कि पॉइजन रेशो उसकी कितनी आनी चाहिए। 4πr² h करके उसका वॉल्यूम ले लो, और वॉल्यूम में चेंजेस करके आप सोच लो कि अगर डायमीटर में इतने चेंजेस हैं तो लेंथ में कितनी चेंजेस होंगी, लेंथ में चेंजेस हैं तो डायमीटर में कितने चेंजेस होंगी। तो वी कैन वेरी वेल फाइंड इट, बट इट्स नॉट दैट सिंपल, ठीक है। तो मैं यहां पर ये चीज लिख देता हूं, इन सच deformations volume is not kept constant, ठीक है ना। वॉल्यूम इज नॉट केप्ट कांस्टेंट, डेंसिटी में ऑल्सो चेंज। अब सोच के देखो कि मान लो मेरे पास यहाँ पर एक शीट पड़ी है, मैं उसको ऐसे ऐसे हैमरिंग कर रहा हूँ उसके ऊपर, तो वो पतली हो गई, तो क्या उसकी डेंसिटी में चेंजेस नहीं हुई होंगी? हुई होंगी। जब आप ऐसे कूटी जा रहे हो, उसको मारी जा रहे हो, तो उसने ऐसे कंप्रेस हो गया होगा और उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई होगी। तो इसका मतलब ये है कि डेंसिटी के वेरिएशन के कारण हम ये तो कह नहीं सकते कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा तो डायामीटर में और लेंथ में क्या क्या चेंजेस होंगी, हमें कैसे पता चलेगा? तो वो तो उन दोनों को रिलेट करने के लिए द क्वांटिटी दैट वी यूज इज कॉल्ड पॉइजन रेशो, जो कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। तो जो कांस्टेंट होती है और वैसी होती है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है, तो आपके पास सिग्मा की वैल्यू आती है 0.5, ठीक है ना। देखो मैं आपको बताता हूं, इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, अगर मैं ये कंडीशन लगा दूं तो मैं सिग्मा की वैल्यू बड़े प्यार से खुद ही फाइंड कर लूंगा, जो कि 0.5 आ जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बथेरे मटेरियल ऐसे हैं जो कि मतलब 0.2 0.4 नेगेटिव भी होती है, हाफ भी होती है, कुछ भी हो सकती है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सिग्मा ये चीज आती है, अदरवाइज सिग्मा में रेंज फ्रॉम -1 टू 0.5। तो आप सोच के देखो 0.5 तो सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू है।
तो आमतौर पे अगर आप चीज़ों को देखोगे तो सिग्मा की वैल्यू 0.5 से कम ही मिलेगी, मतलब वॉल्यूम इज नेवर केप्ट कांस्टेंट, डेंसिटी में वेरिएशन पक्के तौर पे होगा। चलो जी, ये हो गया आपका पॉइसन रेशियो। बेटा अंडरस्टूड? हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट, इलोंगेशन इन ए वायर बाय इट्स ओन वेट। ठीक है, अपने भार के तले ही वो इलोंगेट हो रही है, किसी ने फोर्स नहीं लगाई, अपने भार के अंदर ही वो इलोंगेट हो गया। तो मतलब अब इसका ग्राफ कैसा, डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे कि ये है, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको रिजिड सपोर्ट दिया, तो जब मैं इसको डाउनवर्ड, अब मैं इसको डाउनवर्ड फोर्स मैं नहीं लगा रहा हूँ, इसका खुद का वेट है। अब मान के चलो कि आपने मान लो आटे की एक वायर बनाई, आटे की बड़ी भारी सी वायर बन गई और उसको ऐसे टांग दिया, तो आटा अपने वेट के अंदर ही ऐसे करके नीचे की तरफ जाने लगेगा और खुद ही ऐसे गिरने लगेगा, जैसे कि हनी खुद ही गिरने लगेगा। तो हनी इज नॉट ए सॉलिड, ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसेस है सॉलिड्स में भी होगा, अपने भार के अंदर ही नीचे की तरफ गिरने लगे। व्हाट इज द बिग डील? अब एक कुर्सी बना लूँ मैं, वो बहुत भारी कुर्सी हो, कुर्सी अपने वेट के अंदर ही नीचे बैठ गई, दैट इज पॉसिबल। तो अब ये बन गया। अब इसका वेट कहाँ पर एक्ट कर रहा है? तो वेट हम कहेंगे जी वेट एक्ट कर रहा है इसके सेंटर पे, यहां पर वेट एक्ट कर रहा है। और जो ये लेंथ है, ये लेंथ क्या है? लेंथ हम इसकी L/2 ले लेंगे, यहां से लेकर यहां तक L/2। सो नाउ अब हम देखते हैं यंग्स मॉडुलस यहाँ पे अप्लाई होना है। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू सिग्मा बाय स्ट्रेन, सिग्मा इज इक्वल टू जो भी आपकी फोर्स है डिवाइडेड बाय एरिया, और ये है जो भी आपकी चेंज इन लेंथ है और जो भी आपकी प्रीवियस लेंथ थी L। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो, तो F की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं m/2g। लेंथ जो है इसकी वो L/2 लेनी पड़ेगी, एरिया A, और ओरिजिनली जो इसकी चेंज इन लेंथ है वो डेल्टा L है, और ये हो गया जंप मॉडुलस। तो यहां से मैं इलोंगेशन को अगर मैं फाइंड करना चाहता हूं कि भाई ये इलोंगेशन कितनी हो जाएगी, तो डेल्टा L विल बी इक्वल टू mg इंटू L बाय 2 A इंटू I। दिस विल इलोंगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, टाइम एंड अगेन न्यूमेरिकल्स में आता है, स्कूल के एग्जाम्स में भी आता है, बोर्ड में भी आता है, जेई में, नीट में, हर जगह पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसमें इंटीग्रेशन और ये सब करने लगते हैं। इंटीग्रेशन से भी निकल जाएगा, लेकिन हम जाएं क्यों इंटीग्रेशन में जब इट इज ईजियर, एवरेज वैल्यू लेकर भी आपका आंसर आ रहा है, तो डायरेक्ट हमने L/2 यहाँ पर वैल्यू पुट की और मेरे पास आंसर आ गया। सो द इलोंगेशन इन ए वायर बाय इट्स ओन वेट विल बी गिवन बाय mg/L डिवाइडेड बाय 2ay। ठीक है जी, अब इसके आगे देखते हैं। चलो, नाउ दिस वाज पॉइंट नंबर 9, लेट अस मूव टू पॉइंट नंबर 10, थर्मल स्ट्रेसेस। थर्मल स्ट्रेसेस, अब थर्मल स्ट्रेसेस भी बड़ा एक स्पेशल केस है जो हमने कंसिडर करना है। अब हमने क्या किया, ये मेरे पास एक रॉड है और इसको हमने रिजिड सपोर्ट यहां पर प्रोवाइड किया है, ऐसे करके दीवारों पर सपोर्ट है, मतलब ये एक रॉड है जो कि किसी एक दीवार के अंदर फिक्स करके रखी हुई है। बेटा कट ऑफ हो गया था क्या? चलो, तो अभी तो ठीक है। ओके, तो थर्मल स्ट्रेस हम कर रहे थे, हमने क्या किया, एक बहुत बड़ी रॉड है, उस रॉड को दो दीवारों के बीच में हमने फिट कर दिया। अब वो दीवार जो है वो रिजिड सपोर्ट है, अब ये इसको इलोंगेट नहीं होने दे रहा। हमने क्या किया, हमने इसको हीट अप कर दिया। अब अगर आप हीट करोगे तो ऑब्वियसली
इस मेटल के अंदर इलोंगेशन होगा। तो जब इसका इलोंगेशन होगा, वो तो हमने इलोंगेशन होने ही नहीं दिया, तो इसके कारण क्या होगा, इलोंगेशन होना चाहिए था लेकिन इलोंगेशन हुआ नहीं। तो अब अगर इलोंगेशन नहीं हो रहा तो यहाँ पर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे इस बॉडी के अंदर। तो व्हाट विल बी दोज स्ट्रेसेस, हमें ये देखना है। अब देखो हम ये मान के चलेंगे कि भाई अगर सपोर्ट यहाँ पर ना होती तो मान लो ये इतना बड़ा हो जाता। अगर सपोर्ट यहाँ पर ना, तो ये इतना बड़ा बन जाता। अब ये आ गया आपका डेल्टा एल। तो लेट अस से दैट दिस इज द डेल्टा एल। तो डेल्टा एल तो मैं इसके यंग्स मॉडुलस से पॉपुलेट कर सकता हूँ कि भाई डेल्टा एल मेरे पास कितना आना था, ठीक है। और अब हमने क्या किया, इसे डेल्टा एल को पुश करके पूरे का पूरा जीरो कर दिया, और सारी की सारी जो रॉड है इसको पुश करके वापस इसी बॉर्डर पर ले आए। तो मतलब पहले मेरे पास एक रॉड था, इसको मैंने हीट अप किया तो ये इलोंगेट हो गया, बाद में मैंने इसको पुश किया और सेम टू सेम लेंथ का फिर से बना दिया। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर दैट आई एम फॉलोइंग, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो पहले तो ये डेल्टा एल क्या आएगा हमें ये पता होना चाहिए ना। अब यहाँ पर हमने थर्मल स्ट्रेसेस क्रिएट करना है, तो वी नो कि जो ये डेल्टा एल होंगे वो क्या होंगे, अल्फा एल अल्फा डेल्टा टी। ये होगा मेरे पास दिस चेंज इन लेंथ। देखो बेटा ये होता है फार्मूला चेंज इन लेंथ का, कि नई लेंथ क्या है, लेकिन व्हाट इज द न्यू लेंथ, व्हाट इज द चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ होगा ये एल नॉट को जब आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, तो ये हो गया इसका चेंज इन लेंथ। तो अगर डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज हुआ तो डेल्टा एल उसकी लेंथ चेंज होनी चाहिए थी। अब मैंने इसको कंप्रेस किया और डेल्टा एल से कंप्रेस किया, सो यंग्स मॉडुलस विल बी इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और इसको मैं कह सकता हूं जो भी फोर्सेस आपने लगाई इनटू जो उसका ओरिजिनल लेंथ एल था, एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। तो अब देखो यहाँ पे डेल्टा एल बाय एल में यहाँ से अल्फा डेल्टा टी पुट कर सकता हूं। इज दैट क्लियर, अल्फा डेल्टा टी और ये यंग्स मॉडुलस। तो मैं यहाँ से फाइंड करना चाहता हूँ थर्मल स्ट्रेस, मैं थर्मल स्ट्रेस फाइंड करना चाहता हूँ, तो एफ बाय ए इज थर्मल स्ट्रेस। that will be equal to y a alpha delta t। is that clear? बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड अगेन वाला क्वेश्चन, अगेन अगेन रिपीट टेलीकास्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस, कि भाई गर्मी के कारण स्ट्रेस पैदा हो रहा है, हमने एक बॉडी बनाकर रख दी ऐसी, अब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, जैसे कि आपकी ट्रेन की जो लाइन नहीं होती रेल लाइन, अब रेल लाइन जो है ना वो मेटल की बनी हुई है और बहुत लंबी है, काफ़ी लंबी लेंथ है। अब मान लो मैं राजस्थान जैसे बात करूं तो 50 डिग्री जब आपके वहाँ पर टेम्परेचर हुआ तो ये लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो उसके अंदर स्ट्रेसेस पैदा हो जाएंगे और वो रॉड टूट सकती है। अब जैसे अगर आपने जैसे अगर हम देखें ना हमारे जो फ्लाईओवर होते हैं, तो फ्लाईओवर में कुछ कुछ समय के बाद ना वो स्टील की रॉड्स डाली होती हैं, हम नहीं गाड़ी चलाते तो एकदम से आवाज़ आती है ठा ठा करके, आफ्टर सम टाइम थोड़े थोड़े डिस्टेंस दूरी पे हमारे पास वहाँ पे रोड खत्म हो जाती है और बीच में एक स्टील की पाइप डाली होती है। तो वो क्यों डाली होती है, क्योंकि जब गर्मी हो जाएगी बहुत ज़्यादा तो वो एक्सपैंड होएंगी, जब वो एक्सपैंड होएंगी तो उनको एक्सपांशन के लिए जगह चाहिए, तो वो जगह उसकी कवर हो जाएगी और वो पूरे का पूरा एक्सपैंड हो जाएगा। दैट इज़ द प्रोसीजर, ठीक है। तो थर्मल स्ट्रेसेस ना आए इसकी कोशिश की जाती है। इज दैट फाइन? चलो भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, work done in stretching a wire or elastic energy stored
ठीक है, अब ये बिल्कुल स्प्रिंग वाली बात है, ठीक है, जैसे स्प्रिंग्स में हम करते हैं, ठीक है, कि भाई हमारे पास जो स्प्रिंग है इसको मैंने ऐसे खींचा तो उसके बाद उसके अंदर इलास्टिक एनर्जी चली गई, तो इसमें भी ऐसे ही होगा, जब मैं ऐसे करके इसको स्ट्रेच करूंगा तो इसके अंदर इलास्टिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जब छोड़ूंगा तो इट विल रीगेन इट्स शेप। तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी इनपुट तो होगा ही। तो अब ये एनर्जी इनपुट हुआ कितना, अब इस चीज को हम देखेंगे। अब देखो, अब मान लेते हैं, बट दिस विल बी द लास्ट पॉइंट, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब जब मैं इसको मैंने स्ट्रेच किया तो लेट अस से ये dx थिकनेस से स्ट्रेच हुआ, हमने मान लिया कि बहुत ही छोटी इसको स्ट्रेचिंग करवा दी dx, और फोर्स इसमें F लगी हुई थी जो कि इसको स्ट्रेस प्रोवाइड करेगा, और dx थिकनेस इसकी मैंने गेन करवा दी। ठीक है, तो या फिर आप ऐसा करो, dx ऐसे नहीं, हम ये मान लेते हैं कि ये थी इसकी लेंथ, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ l है, इसको हमने थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर गए, कितना x, और उसके बाद हमने इसको dx और स्ट्रेच किया। ठीक है, सो नाउ वी नीड टू फाइंड द वर्क डन फॉर द dx पार्ट। ठीक, तो F इसको नीचे लग ही रहा है। ठीक है जी, अब इसको कैसे करेंगे, यंग्स मॉडुलस तक चलते हैं। y इज इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाय a इंटू डेल्टा एल। तो डेल्टा एल इस मोमेंट पे x है, तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू एफ इज द फोर्स इंटू एल इज द ओरिजिनल लेंथ, वो तो एल ही लिखनी पड़ेगी, क्रॉस एरिया चेंज नहीं हुआ, और मेरे पास जो डेल्टा x है उसको मैं लिख देता हूँ x, तो ये हो गया मेरे पास टोटल चेंज इन लेंथ, है ना। तो इस पॉइंट पे फोर्स कितनी लगेगी, F। सो F इज इक्वल टू y इंटू ए बाय एल इंटू एक्स, तो ये इसको फोर्स लग रही होगी उस x मोमेंट पे। ठीक है, अब मैं इसको dx मूव करता हूं, तो मैंने क्या किया, वर्क डन in stretching by dx it will be dw is equal to f dot dx। तो f आ गई आपके पास y a by l। अब y a by l इज कांस्टेंट, तो इसको तो बाहर ही निकाल लो, रह गया x, x डॉट dx, और x को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहा हूँ, जीरो टू डेल्टा एल ही लिख लेते हैं हम, कि टोटल जो डेल्टा एल हमने चेंज इन लेंथ करना था ये वो है। तो यहां पर अब मेरे पास वर्क डन का क्या फॉर्मूला बनेगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, और उसमें हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी एल स्क्वायर बाय 2, तो ये आपके पास बन गया। अब देखो, अब इसमें हम इसको इजी मेथड में लेकर आने की कोशिश करेंगे, तो ये रहा यंग्स मॉडुलस। अब यंग्स मॉडुलस की वापस वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली वैल्यू जो यंग्स मॉडुलस की नॉर्मल वैल्यू होती है, तो उसको मैं जब यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास कुछ अच्छा फार्मूला बनना चाहिए, या फिर हम ऐसा करो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कर लेते हैं, वाई ए बाय एल, एफ बाय डेल्टा एल हो गया ये, नहीं, डेल्टा एल बाई एल इज अ स्ट्रेन, तो डेल्टा एल बाई एल स्ट्रेन हो गया, और यंग्स मॉडुलस को स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लिखें, इसको चेंज कैसे करेंगे, ओके, इसको पर यूनिट वॉल्यूम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल वर्क डन। ठीक है, अब ये टोटल वर्क डन है बेटा,
और ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी है जो कि उस बॉडी के अंदर स्टोर हो गई। लेकिन मैं फाइंड करना चाहता हूं टोटल वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम विल बी हाफ वाई ए डेल्टा एल स्क्वायर बाय एल दिस मच डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होगा इसका, ए इज द क्रॉस सेक्शन एंड एल इज द लेंथ। तो एल पर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, जो इनिशियल मेरे पास टोटल वॉल्यूम था ए इंटू एल। अब यहाँ पर देखो कौन सी चीज़ कट रही है, ए और ए कट रहा है, और ये आ गया मेरे पास हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू डेल्टा एल बाय एल की स्क्वायर। डेल्टा एल बाय एल स्क्वायर कैन बी टेकन एज अ स्ट्रेन स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास हाफ, यंग्स मॉडुलस को लिखा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और ये स्ट्रेन की स्क्वायर। तो ये और ये मेरे पास कैंसिल हो गया। सो आई हैव फाउंड दैट द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी per unit volume will be half into stress into strain. Very important. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। यस, चलो जी, अब इसके अलावा तो नथिंग इज लेफ्ट। अब इसके अलावा तो बेटा सिर्फ आपके न्यूमेरिकल्स हैं और उनकी प्रैक्टिस है। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। ठीक है, तो अब आपको इसकी डीपीपीज जो हैं वो मैं शेयर कर दूंगा, और वो सारी की सारी डीपीपीज आपने इसमें से कंप्लीट कर लेनी है। अब डीपीपी नहीं करनी तो मैं तुम्हें दूसरी 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क वाली शीट शेयर कर दूंगा, वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलो भाई, सो